डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पारा। हम बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे राजेंद्र बाला घोष बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी। अभी तक इसके बारे में अपन ने आधी कहानी से ज़्यादा पढ़ा। उसमें वंशीधर जी अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए गए हैं। उनकी पत्नी जानकी देवी वहाँ से अपने मित्र का पत्र आते ही वह जानकी जी को एक दिन पहले ही वहाँ से लेकर निकल रहे हैं और रास्ते में वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में एक साथ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम जो एक दिन बाद जाने का था वह पहले ही बना लिया और वो वहाँ से विदा लेकर स्टेशन गए और दोनों अलग अलग डब्बे में बैठे हुए हैं। वहाँ एक महिला बैठी हुई है। जिस डिब्बे में वंशीधर जी बैठे हैं वहाँ एक महिला बैठी हुई है और उसको देख के स्त्रियाँ विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। ट्रेन का हॉर्न बज गया है और वह स्त्री रोती हुई किसी को ढूंढ रही है। अब इस कहानी को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए पहली आवे जाए के तो सब आउत जाता बटले बटेन फुन यह साइत तो बेचारी विपत में न पड़न बाटली। हे हम पचाहई राजघाट टिकस टकुली मोगल के सराय उतर ली हैं दो न पुनः चढ़ ली हैं। इसमें दो स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। बीच बीच में उस डब्बे में बैठी हुई स्त्रियां उनका साथ दे रही हैं। विविध प्रकार की बातें उस महिला को देखकर कर रही हैं। वह वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें ही आपस में बातचीत कर रही हैं। तो जो बिहारी भाषा वहाँ की है उसी में वो बात कर रही हैं और उसी भाषा में बात करते हुए वो अपने अपने विचार बिना उस महिला के पूछे ही प्रकट कर रही हैं। जैसा कि अपन कहीं जाते हैं तो आम तौर पर देखने को मिलता है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे एक मिली और मुरे संदे दही दकोने टिक्सनिया पर उकर मलिकवा उतरे जे हैं जो जुर तई हैं गड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए ए साहब गाड़ी खड़ी रह कर ए साहब गाड़ियाँ तनी खड़ कर भला खड़ियाँ गड़ियाँ दहीनाती काहे के खड़ी होए। उआ पहली उ महरूबा बड़ी उजबक रहल भला केहू के चिल्लाए रे से रैली हो खड़ी कऊँ खड़ी होला। इतनी इसकी एक बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितनी पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगीं। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाएं का नहीं हे साहेबा सुनी को तो कलकत्ते ताइले मसलिया ले। अरे ये तो नाही के दूर से आवत रहले ना फरगतात के बंदे उतर ले। इस तरह उनकी पेट सिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगी, तुम नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। पहले इलाहाबाद तार गया होगा तो दूसरी गाड़ी में वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी में आने तक वे स्टेशन के बाहर मैं ठहर जाऊँगा। तुम लोगों में से भी यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम होगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। वंशीधर एक सभ्य पुरुष थे और उन्होंने उसी सभ्यता का परिचय देते हुए इस प्रकार की बातें वहाँ बैठी हुई महिलाओं से कहीं कि भाई आप इन्हें मत डराइए, मैं खुद इन्हें छोड़ाऊँगा यदि ये चाहेंगी तो। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह निकली। हाँ, यह बात तो आप भली कहे, ना ही भैया हम पचे काहे के केहू से कुछ कही।
अरे हम तो एक करत ना बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाएं इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी का सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे से केवल एक स्त्री जो फारसी सी चीट की दुलाई ओढ़े अकेली खड़ी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती और सामने हो जाता तो फिर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगी, यह बात क्या है। देखने में तो भले घर की मालूम हो रही है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद पहुंच गई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगी। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी पर स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा। दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा। जो गाड़ी नैनी से छूट गई होगी उस साथ की उस अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भाई जो क्यों बिना टिकस के आवत हुए तो ओकर का सजाए होला। अरे कोई ही नहीं चाहत रहा कि मेहरूबा के तो बैठा दहलेन उरर आपुर तनुक टिक्कस ले के चल दहलेन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएगा। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साजा। इसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस पर वह चुप हो गया। पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर का बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद उतरे। एक बुढ़िया भी वहीं उतरना था। एक बुढ़िया को उससे उन्होंने कहा कि इसे आप अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया ने उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने दो, हम क्यों बखेड़े में पड़े। पर वंशीधर ना माने। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्हें रखवाली के लिए रख रखा था किसी बहाने भाग गई। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्थिति बेटिकट थी। लौट कर आए, किसी ने कोई वहाँ नहीं था। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले, एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले गए। इतने में उनके सामने दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गया, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब किया तुमने। ऐसे हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी में गाड़ी में बैठी हैं। तुम चलो, नहीं मैं सब हाल सुन लूँगा तभी चलूँगा। हाँ यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ ही चला आ रहा हूँ। जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर काट रहे थे, मैं ड्योढ़े दर्जे के ऊपर वाली बेंच पर लेटा तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकला पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा हुआ था। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ मुझे माफ़ करो। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार ट्रेन में आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ पर यदि मैं स्टेशन मास्टर को इत्तला कर देता तो तुम्हारा बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुएं खूब हंस रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे।
और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली, दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष इस बात को कह रही हैं और अपनी कहानी को यहीं उन्होंने विराम दिया। तो छात्राओं, आज अपन ने बीए प्रथम वर्ष में अपनी कक्षा में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित दुलाई वाली कहानी का अध्ययन किया। इसको मैंने जब शुरू किया था कहानी पढ़ाना तो आपको संक्षिप्त परिचय दिया था बंग महिला का, उनका जन्म, मृत्यु, कहाँ रहीं, कैसे उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, कितनी उनकी कहानी, इन सब के विषय में मैंने आपको बताया। और उसके बाद अपन ने अपनी बीए फर्स्ट ईयर में जो उनकी कहानी चल रही है उसके विषय में अपन ने। तो आज बच्चों यही यह कहानी समाप्त होती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। धन्यवाद।